हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले मेरे सभी मित्र, वाक्यांशों के लिए एक शब्द में आपका आज पुनः हिंदी वाग्धारा चैनल में स्वागत है। पार्ट 1 में आपने महत्वपूर्ण शब्दों को देखा था, लेकिन कुछ शब्द ऐसे थे जो में वंचित रह गए थे। अगर इनको भी अध्ययन कर लिया जाए तो शायद सारी परीक्षाओं में आने वाले शब्द प्रायः आपको इनमें से मिल जाएंगे। पहला और कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिन वाक्यांशों के कई शब्द बनते हैं और हमें एक जगह मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उसका भी ध्यान दिया गया है कि वाक्यांशों के लिए बनने वाले कई एक शब्द जो हैं उनको एक जगह इसमें पिरोया गया है। अगर आप इनका अध्ययन करते हैं तो आपकी हर हिंदी की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए हम अपने वाक्यांश के शब्दों की शुरुआत करते हैं। पहला वाक्यांश है हमारा, जो पलक बिना गिराए देखता हो। अब एक ऐसा वाक्यांश है जिसका 4 रूप मिलता है। अब ये पता नहीं होता किस परीक्षा में इसका कौन सा रूप पूछेगा, इसलिए हमको हर शब्दों को जानना चाहिए। तो इसके 4 शब्द बनेंगे: अपलक, अनिमेष, निर्निमेष, एकटक। इन चारों शब्दों का अगर हम ध्यान रखें तो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगला शब्द है वाक्यांश है हमारा, जो इंद्रियों के द्वारा ना देखा जा सके। अतीन्द्रिय, अगोचर, इंद्रियातीत, गोतीत। अब गोतीत में गो भी इंद्रिय का ही पर्याय है। वैसे अनेकार्थी शब्द है, इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन ये चारों शब्द प्रयोग किए जाते हैं वाक्यांश में इस शब्द के लिए। अगला वाक्यांश है अधिक बकवास करने वाला, प्रगल्भ। वैसे प्रगल्भ एक ऐसा शब्द है जिसका चतुर और निपुण अन्य अर्थों में भी संदर्भानुसार प्रयोग होता है। अगला शब्द है अगला वाक्यांश आपका अधिक बकवास ना करने वाला, अप्रगल्भ। अगला वाक्यांश है, इसमें से अभी बिहार की होने वाली परीक्षा में पूछा था कि पिता के पिता के पिता को क्या कहते हैं, तो आगे वह शब्द मिलेगा। इसके पहले का शब्द है पिता के पिता, जिसको हम पितामह कहेंगे। फिर अगला वाक्यांश है पिता के पिता के पिता, जिसको हम प्रपितामह के रूप में जानेंगे। इसी तरह नाना के लिए भी माता के पिता को मातामह के रूप में जानेंगे। फिर अगला वाक्यांश है माता के पिता के पिता, प्रमातामह। अगला वाक्यांश है हमारा राजा की अभिषेक की हुई रानी, जिसके लिए वाक्यांश का शब्द बनता है महिषी। लेकिन ध्यान देने की बात है, यह महिषी शब्द भैंस का तत्सम भी होता है, और यदि इसको महिष कर दें तो ये भैंसा का भी तत्सम बन जाता है। तो इसका अन्य जगह भी प्रयोग होता है, इसको भी हम जानते रहें। अगला वाक्यांश है हमारा क्रोध करने वाली स्त्री, जिसे वाक्यांश के शब्द के रूप में हम भामिनी के रूप में जानते हैं। अगला वाक्यांश है हमारा मरने की इच्छा करना, मुमूर्षा। मरने की इच्छा करने वाला, मुमूर्षु। जैसा कि पिछले पार्ट 1 में भी हमने बताया था, आकारांत पर यदि शब्द समाप्त हो रहा है इच्छा करना, तो उकारांत में बदल दीजिए तो इच्छा करने वाला हो जाता है। अगला वाक्यांश है पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, जिसे पांडुलिपि के रूप में जानते हैं। अगला वाक्यांश है हमारा जो सब में व्याप्त है। प्रायः हम इसको सर्वव्यापी के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका मुख्य शब्द बनता है जो है विभु। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान, जिसे रंगरूट के रूप में हम जानते हैं। अगला वाक्यांश है अधिकिला फूल। इसे हम कली के रूप में ही जानते हैं, लेकिन जब हमारी परीक्षाओं में पूछता है तो विकल्प में हमें मुकुल ही मिलता है, इसलिए हम मुकुल को जानते रहें। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय, जिसको हम वयः संधि के रूप में जानते हैं, जो दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था होती है, जिसका जन्म सीधे शिशु के रूप में हुआ हो, जिसे हम जरायुष कहते हैं, और दूसरे शब्द में हम इसको पिंडज भी कहते हैं।
अगर इसका एक सामान्य रूप देखा जाए कि इसके कैसे हम पहचान करें, तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिनके कान होते हैं, 100% तो नहीं, लेकिन ये देखने में मिलता है जिनके कान होते हैं वो पिंडज और जरायुज में माने जाते हैं। अगला वाक्यांश है हमारा तारों भरी रात, जिसको हम विभावरी के रूप में जानते हैं। अगला वाक्यांश है चांदनी युक्त रात, जिसे हम सरवरी के रूप में जानते हैं। अगला वाक्यांश है हमारा संपूर्ण समाज से संबंधित, जिसे हम समष्टि मूलक के नाम से जानते हैं। अगला है व्यक्ति विशेष से संबंधित व्यष्टि मूलक। कभी कभी समष्टि मूलक का विलोम भी पूछता है, तो हम इसे व्यष्टि मूलक के रूप में जानते रहें। अगला है संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, जिसे हम दकियानूस शब्द के रूप में जानते हैं। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी, जिसे हम हौदा कहते हैं। इसी तरह घोड़े की पीठ पर रखा जाने वाला आसन जीन के रूप में जानते हैं। ऊंट की पीठ पर रखा जाने वाला आसन काठी के रूप में जानते हैं। जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्त्रैण के रूप में इसको हम जानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित काव्य, जिसे हम चंपू काव्य के रूप में जानते हैं। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता हो, उसे सदावर्त के रूप में हम जानते हैं। जो खुला हो या पूरी तरह से जो खुला है, उसे हम अनावृत के रूप में जानते हैं। वाक्यांश का अगला शब्द है स्वयं पति का वरण करने वाली, स्वयंवरा। अगहन और पूष के महीने की ऋतु को बार बार पूछता है हेमंत। आदि से अंत तक के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसमें दो शब्द आप जानते हैं, तीसरा शब्द हो सकता है आपके लिए नया है, लेकिन व्याकरण की कसौटी पर यह शुद्ध है। पहला है आद्यंत, दूसरा है आद्योपांत। आद्यंत का हो जाता है, अगर अलग करेंगे संधि विग्रह, इसका विच्छेद करेंगे तो आदि प्लस अंत, आद्य प्लस उपांत, और आदि प्लस उपांत को करेंगे तो एक नया शब्द भी बनता है आद्य उपांत, जो पूरी तरह से शुद्ध है। अगर परीक्षाओं में पूछता है तो इसको भी आप सही मानें। सेना का सबसे अगला भाग हरावल। सेना का सबसे पिछला भाग प्रतिसर। ऊपर निकलने वाली श्वास, जिसे उच्छ्वास के रूप में जानते हैं। वर्तनी शुद्धि में भी इसको पूछता है, कभी कभी इसका संधि विच्छेद भी पूछता है, तो उत प्लस श्वास के रूप में इसको जानें। अगला है खाने से बचा जूठा भोजन, इसे उच्छिष्ट के रूप में जानें। इसका भी संधि विच्छेद पूछे तो उत प्लस शिष्ट। ज्ञान की प्यास रखने वाला ज्ञान पिपासु। सुंदर एवं लंबे बालों वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है केसिनी। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा ईशान। अगला शब्द है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। कभी कभी दिशाओं पर भी क्वेश्चन कर लेता है। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा आग्नेय। बदले की भावना से किया गया कार्य प्रतिचिकीर्षा। पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला। इस वाक्यांश में हर्ष विषाद छूट गया है, लेकिन उसको आप बढ़ाकर जानें केवल आत्मा। सांसारिक मोह माया से रहित निरीह। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जिसे हम अस्त्र के रूप में जानते हैं। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जिसे हम शस्त्र के रूप में जानते हैं। इसे प्रायः बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर इसको इस रूप में जानें कि जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहा है, उस करने वाले के शरीर के अंदर करंट है, लाइट है। अगर वो लाइट या करंट उससे टच होकर के उसके अंदर चली जाए, तब मानिए वो शस्त्र है, उसके साथ है। प्रायः हम गलती कर जाते हैं, बंदूक को हम शस्त्र के रूप में मान लेते हैं, लेकिन बंदूक से निकलती है गोली जो किसी को घायल करती है। बंदूक तो हमारे साथ रहती है
और अगर हमारे शरीर में करंट है तो वो बंदूक से करंट उसके शरीर में नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह से हम जाने बंदूक को हम शस्त्र के रूप में नहीं बल्कि अस्त्र के रूप में जानें। अब शस्त्र के रूप में ये 3 बराबर कंफ्यूज करते हैं। एक तो बंदूक हो गई, दूसरे धनुष बाण हो गया और गुलेल। इन तीनों को हमेशा आप अस्त्र के रूप में ही जानें। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, यानी आपके शरीर में करंट है तो जो जा करके प्रहार करेगा वो करंट उसके अंदर नहीं जा सकेगा, इसलिए इसको इस रूप में जानें। घोड़े की पीठ पर बैठकर चलाई जाने वाली तोप जिसे घुड़नाल कहते हैं। हाथी की पीठ पर बैठकर चलाई जाने वाली तोप जिसे गजनाल कहते हैं। ऊंट की पीठ पर बैठकर चलाई जाने वाली तोप, शायद ये आपके लिए नया शब्द मिल रहा हो, जिसे शतुरनाल के रूप में जानते हैं।